तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात ये करेंगे कि बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब बिहार के कैंसर रोगियों को बिहार से बाहर इलाज करने के लिए नहीं जाना होगा। बिहार में ही रह करके उन्हें कैंसर का इलाज मिल सकेगा। ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कैंसर के रोगियों को इलाज के लिए महाराष्ट्र के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जाना पड़ता था। हमारा आप सबसे निवेदन है कि जयप्रकाश मेहता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैंसर रोग के इलाज की भी व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सवाल के जवाब में डॉक्टर नरेश त्रेहान ने उनसे कहा कि 2 महीने में कैंसर का इलाज यहाँ पर शुरू हो जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका आभार जताया और फिर कहा है कि इससे काफी सुविधा होगी, बिहार के लोगों को सबसे बड़ी सुविधा मिलेगी। दोस्तों रमजान का तीसरा आशरा शुरू हो गया है। इस आसरा का उद्देश्य जहन्नुम की आग से खुद को सुरक्षित रखना है। इस दौरान हर रोजेदार जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि तीसरे आश्रय में रोजेदार दिल से दुआ मांगते हैं तो फिर वह कबूल हो जाता है। यह तीसरे आश्रय को जहन्नुम से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इस आश्रय में कुछ लोग मस्जिद में रह करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। आपको बता दूं कि रमजानुल मुबारक का पूरा महीना रहमत, बरकत और गुनाहों से निजात का महीना है। इस माह में अल्लाह की ओर से बरकत बरसती है। रमजान के लम्हा की बराबरी 11 महीने नहीं कर सकती हैं। इस महीने में नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इधर तीसरे आश्रय की शुरुआत के साथ घरों में ईद की तैयारी भी तेज हो गई है। जब भारतीय त्योहारों के आगमन का अनुमान भारत बाजार की रौनक देखकर ही लगाया जा सकता है। जैसे जैसे ईद नज़दीक आ रहा है बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। जानकारों की माने तो इस साल ईद 22 अप्रैल को मनाए जाने की संभावना है। ईद की तारीख को नज़दीक आता देख करके तेज धूप में भी रोजेदार रोजा रख करके बाजार में खरीदारी भी कर रहे हैं। जब बाजार भी ईद की खरीदारी के लिए पूरी तरीके से सज धज करके तैयार हो गई है। लोग त्योहार के उत्साह में सुबह से खरीदारी के लिए बाजार आ रहे हैं और फिर रात तक बाजार में चहल पहल बरकरार रह रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गांव-गांव सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरे में है। जब पंचायती राज विभाग की समीक्षा में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली सोलेक्स एनर्जी लिमिटेड की कार्यप्रणाली पर शासन ने असंतोष जताया है। जब कंपनी पर शासन के निर्देशों का पालन न करने, काम में लापरवाही बरतने और समय सीमा में काम पूरा न करने का आरोप लगा है। जब सरकार ने कार्यप्रणाली में सुधार कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में कहा गया है कि सोलेक्स एनर्जी ने शासन की ओर से किए गए लक्ष्य की अनदेखी की है, तय समय सीमा में काम को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं, कंपनी शासन के निर्देशों का भी अनुपालन करने में भी कोताही बरत रही है। इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम और फिर जिला पंचायती राज अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के मुखिया, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी एवं पंचायत सचिवों की बैठक बुलाकर के कार्यप्रणाली में सुधार कराने का निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिया है। आपको बता दूं कि बिहार के पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। जब पहले चरण में प्रत्येक पंचायत के 4 वार्डों में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू हो चुका है। इस पहल से गांव के लोगों को रात में अंधेरे से होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। जब रात में बिजली नहीं रहने के बावजूद भी गाँव के लोगों को रोशनी मिलती रहेगी। सोलर स्ट्रीट लाइट में LED बल्ब होगा। इससे न केवल गाँव की गलियां भरपूर जगमग रहेगी बल्कि इससे बिजली की भी बचत रहेगी। सभी लाइट पंचायतों के वार्ड में सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी, जो पहले से मौजूद बिजली के पोल पर लोहे की एंगल पर लगा दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि अप्रैल का महीना आते ही गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जहाँ राजधानी पटना में पछुआ हवा चल रही है जिससे लू की स्थिति बन गई है। आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार को जहां शहर का तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं कल पटना में पिछले 12 साल का गर्मी का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। जहाँ पटना शहर का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री दर्ज किया गया। जब गर्मी की शुरुआत होते ही लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो फिर आने वाले दिनों में गर्मी किस हद तक लोगों को बेकाबू करेगी, ये सोचने वाली बात है।
आपको बता दूं कि अप्रैल महीने में इतनी भीषण गर्मी है तो फिर आने वाले महीने में लोग इनकी कल्पना करके ही सहम जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार में लू का अलर्ट जारी किया है, जब वहीं अगले कुछ हफ्ते तक हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है। 16 अप्रैल को बिहार के दक्षिण क्षेत्र में 6 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके 2 दिन पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 16-17 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी बिहार के 13 जिलों में लू का अलर्ट रहेगा। राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, बांका में लू की चेतावनी दी गई है। कुछ जगहों का तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान 18 अप्रैल से पूरे बिहार में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से। इसीलिए लू से बचने के लिए सावधानियां अपनाएं। जब पर्याप्त पानी पिएं, जितना हो सके पेय पदार्थ का सेवन करें, जैसे छाछ, लस्सी, नींबू पानी, ठंडाई आदि। तेज धूप में सिर ढककर ही आप बाहर निकलें। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद अब भविष्य में किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने चुनावी राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र के माध्यम से दे दी है। जब पत्र के जरिए शकील अहमद ने खड़गे को बताया है कि अब वे किसी नेता या फिर जनप्रतिनिधि के तौर पर काम नहीं करेंगे, बल्कि एक आम कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस पार्टी में काम करते रहेंगे। इस बात की जानकारी शकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। आपको बता दो कि शकील अहमद कई जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं, कभी विधायक के रूप में, तो कभी बिहार सरकार में मंत्री के तौर पर, तो कभी केंद्रीय मंत्री के रूप में वे अपने कर्तव्यों को निभाते आ रहे हैं। शकील अहमद बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष और फिर कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो फिर कोई सुध, कोई होश हवास नहीं रहती है। ये कहावत बिहार के जहानाबाद जिले में 4 बच्चों की मां पर काफी हद तक सटीक बैठती है। तभी तो बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के लखावर गांव में 4 बच्चों की मां अपने 2 बच्चों को घर छोड़ करके एक युवक के साथ फरार हो गई। मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड जवान लाल बाबू यादव की पत्नी रिंकू देवी 12 अप्रैल के दिन से ही अपने घर से लापता है। बताया जाता है कि महिला का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे उसी के साथ फरार हो गई। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए लाल बाबू ने बताया है कि रीना देवी से मेरी शादी 2012 में हुई थी, जिससे मेरे 4 बच्चे हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करीब 10 महीने से वे एक युवक से मोबाइल पर बात करने लगी। एक बार उसे बात करते हुए पकड़ भी लिया गया था, लेकिन डांट फटकार के बाद उसे छोड़ दिया था। होमगार्ड जवान ने बताया है कि बीते दिनों में अपनी ड्यूटी पर गया था, जब तभी मुझे 13 तारीख को यह सूचना मिली कि मेरी पत्नी घर छोड़ करके भाग गई है, गायब हो गई है। तब मैं ड्यूटी छोड़ करके अपने घर आया, काफ़ी खोजबीन की, लेकिन वे नहीं मिली। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मीडिया के सामने जान ली गई है, उसके बाद से बिहार की सियासत में भी उबाल आ गया है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है जब पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने अतीक अशरफ के लाइव मर्डर। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इस घटना के लिए सीधे तौर पर यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। पप्पू यादव ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करके निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि खूब करो नंगा नाच, कुदरत तुम्हारा भी करेगा इंसाफ। पप्पू यादव ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि जब गैंग सत्ता पर काबिज हो जाता है तो फिर राम राज नहीं आता, जहाँ गैंग वार होता है। संविधान का एनकाउंटर करके पुलिस को राजनीति के लिए सुपारी किलर बना दिया जाता है तो फिर वही नंगा नाच होता है जो इलाहाबाद में अभी हुआ है। इसके बाद दूसरे ट्वीट में पप्पू यादव ने कहा है कि 5 साल के पाप से बचने के लिए पुलवामा 40 जवानों की शहादत की जवाबदेही पर जवाब ना सूझा, फिर अतीक अशरफ और फिर कानून व्यवस्था का नरसंहार। वक्त तुम्हारा है, खूब करो नंगा नाच, समय आने पर कुदरत करेगा तुम्हारा भी इंसाफ। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाव हादसे में 7 लोग गंगा नदी में डूब गए, जिसमें से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए घाट किनारे गए हुए थे। इस दौरान वे लोग नाव पर सवार होकर के गंडक नदी में जा रहे थे। उसी दौरान नाव नदी में पलट गई, जिससे इसमें सवार 7 लोग नदी में डूबने लगे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद 5 लोगों ने तैर करके अपनी जान बचाई है, जबकि 2 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ साल पहले तक अधिकारियों की उबासी पर नजर रखते थे, लेकिन इन दिनों वे मोबाइल पर निरंतर सक्रिय रहने वाले अफसरों पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि उनको सलाह भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपने हर कार्यक्रम में इस बात पर ध्यान जरूर देते हैं कि आयोजन में कौन कौन लोग मोबाइल पर मगन हैं। दरअसल पहले यह होता था कि जब वो किसी कार्यक्रम में, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब किसी कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे होते थे तो फिर उनकी निगाहें विशेष तौर पर सामने बैठे अधिकारियों पर रहा करती थी। नीतीश कुमार इस बात का ख्याल रखते थे कि कहीं संवाद एक तरफा तो नहीं हो रहा है। इस दौरान उनके कार्यक्रम में बैठे किसी भी अधिकारी ने उबासी ली तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन का ट्रैक बदल जाता है। वे पूछते कि जब योजना से जुड़ी हुई बात सुनकर के जमाई ले रहे तो क्या आपकी मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है क्या? इससे अधिकारी अलर्ट रहने लगे। इसके बाद ये देखा गया है कि सरकारी योजना में अधिकारी सीधे सीधे संबोधन पर केंद्रित नजर आए। जब मुख्यमंत्री की तरफ से उबासी लेने वाले अफसरों पर टिप्पणी नहीं आई। इन दिनों सीएम नीतीश कुमार देख रहे हैं कि आयोजन में कौन कौन लोग मोबाइल पर मगन हैं। जहाँ जो भी अधिकारी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत उनको टोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ मोबाइलबाजी नहीं चलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कोर्ट में बड़ी संख्या में जमीन रजिस्ट्री और फिर फर्जी स्टाम्प पेपर से जुड़े हुए मामले सामने पड़े हैं। मगर अब जमीन रजिस्ट्री और फिर न्यायिक कार्य के लिए मिलने वाला ई स्टाम्प की बिक्री अब रजिस्ट्री ऑफिस खुद करेगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग से मिली स्वीकृति के बाद बिहार के सभी रजिस्ट्री ऑफिस और कोर्ट परिसर में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। विभाग ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ई स्टाम्प एवं ई कोर्ट फीस स्टाम्प की बिक्री करेगा। शुक्रवार को अम्बेडकर जयंती की छुट्टी के दिन पूरे राज्य के रजिस्ट्री ऑफिस में इसका ट्रायल किया गया। हालांकि इसमें अभी 50% तक ही विभाग को सफलता मिल सकी है। ट्रायल के दौरान जहां जहां तकनीकी खामियां मिली, विभागीय स्तर पर सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली एजेंसियों को सुधार का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि अब तक रजिस्ट्री ऑफिस में नॉन जुडिशियल एवं कोर्ट परिसर में जुडिशियल ई स्टाम्प की बिक्री स्टॉक होल्डिंग कंपनी को दी गई थी। इसके एवज में इस कंपनी को सरकार की तरफ से 0.5% का कमीशन मिलता था। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में बागवानी और सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए शानदार योजना के तहत एक बेहतरीन प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत किसानों को सब्जी की खेती करने पर बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। अगर किसान भाई नीतीश सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर इस खबर को आप तुरंत देखें। दरअसल बिहार सरकार ने बिहार में मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत 50% सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। सरकार का मानना है कि किसानों की आर्थिक मदद करने के बाद बिहार में मशरूम उत्पादन को रफ्तार मिलेगी, जिससे किसानों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि नीतीश सरकार ने सब्सिडी मशरूम यूनिट लगाने के लिए भी दे रही हैं। बिहार में बहुत ही बड़े स्तर पर मशरूम की खेती की जा रही है। इस काम में महिलाएं भी लगी हुई है। खास बात यह है कि महिलाएं घर के अंदर बंद कमरे में मशरूम उगा रही है, इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। बिहार सरकार व्यावसायिक और आधुनिक रूप से मशरूम की खेती शुरू करने के लिए 50% सब्सिडी देने जा रही है। इसके लिए सरकार ने मशरूम इकाई की लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की है। इसमें वे 10 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में देगी। आपको बता दूं कि मशरूम की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इससे पापड़, कुकीज़, बढ़िया पाउडर, मशरूम चिप्स, आचार और बिस्किट सहित कई तरह के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। यही वजह है कि इसके मार्केट में बहुत अधिक डिमांड रहती है। ऐसे बेस्ट क्वालिटी के मशरूम की कीमत 300 से 350 रुपये किलो रहती है। वही प्रोसेसिंग के बाद इसकी चमक में और निखार आ जाता है, फिर इसका रेट 400 रुपये किलो हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जाति आधारित गन्ना 2023 की दूसरे चरण की शुरुआत अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर से की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुश्तैनी घर जाकर के एक सामान्य नागरिक की तरह, यानी कि सामान्य आम आदमी की तरह जाति गन्ना में भाग लिया। गन्ना कार्य के दौरान इससे संबंधित सभी आंकड़े दर्ज कराए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम नागरिक की तरह सरकारी कर्मी के सवालों का उत्तर दिया और अपने परिवार से संबंधित घोषणा पत्र पर दस्तखत किया। जब गांव पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनता की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिया। गन्ना कार्य कर रही परगणक सना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सुपुत्र निशांत कुमार से गन्ना से संबंधित सवाल पूछे और उनसे जानकारी लेकर के कॉलम को भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार और फिर उनकी पत्नी ने भी परगणक को अपने और अपने परिवार के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवार के प्रधान के रूप में घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया है कि उनकी ओर से दी गई जानकारी सही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। इसके बाद 47,72,349 मनरेगा जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जहाँ आगे से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए ये कार्रवाई की गई है। जहाँ इतनी बड़ी तादाद में नकली तथा अनुपयोगी जॉब कार्ड को रद्द किए जाने की पुष्टि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने भी की है। दोस्तों अब बात करेंगे कि रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। जहां अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो फिर अब रेलवे के निजीकरण पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जब पिछले कुछ समय से यह खबर काफी चर्चा में रही कि केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। इसके साथ ही सरकार कई अन्य कंपनियों को भी प्राइवेट हाथों में दे सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से रेलवे के निजीकरण को लेकर के जानकारी दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि सरकार कब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। रेल मंत्री ने संसद में जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। रेल मंत्री ने सदन में लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने पहले भी कहा और फिर एक बार फिर से हम सभी को कहना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। आपको बता दूं कि बैंकों के निजीकरण के बाद यह खबर आ रही थी कि सरकार रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण कर सकती है, लेकिन रेल मंत्री ने इस बारे में साफ कर दिया है। रेल मंत्री ने सदन में रेलवे के प्लान को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने बताया है कि आने वाले समय में रेलवे की सुविधाएं बढ़ेगी। इतना ही नहीं, कई ट्रेनों में बदलाव आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का शनिवार को प्रयागराज में अंत हो गया। जब दोनों को मेडिकल के लिए पुलिस लेकर जा रही थी। इसी बीच मीडिया कर्मियों के सामने क्या नंगा नाच हुआ सबने देखा। सबने देखा कि कैसे उन दोनों की जान ले ली। लगातार अलग अलग पार्टियों की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आने लगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने सवाल उठाए हैं इस मामले पर। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने घटना के बाद प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट करके शक्ति सिंह यादव ने लिखा है कि पुलिस कस्टडी और कैमरे की निगरानी में अतीक अहमद सहित बरदड़ की शूटर द्वारा हत्या कर दी जाती है और पार्टी विशेष के नारे लगाए जाते हैं। ये यूपी की विफलता मानू या फिर संरक्षण, क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यूपी में जंगल राज है या फिर कानून का राज, जनता तय करे। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इसे लेकर के आरजेडी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 2024 प्रधानमंत्री नीतीश कुमार है। इतना ही नहीं, इस पोस्टर के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी और फिर केंद्र सरकार की खामियां भी गिनाई हैं। पोस्टर में तमाम विपक्षी नेताओं की तस्वीर लगाई गई है जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी फोटो है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी की तरफ से इस तरह के पोस्टर नहीं लगाए गए हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं ने जरूर लगाए हैं। जब बिहार के लोग चाहते हैं कि राज्य से कोई प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार दावेदार है और कई बड़े नेता है। वहीं पोस्टर आरजेडी महिला इकाई की प्रदेश महासचिव सारण पूनम राय के द्वारा लगाया गया है। हालांकि नाम ना छापने की शर्त पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार हो। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार लगातार बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को एकजुटा करने का भी कवायद कर रहे हैं, जिसको लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ताओं की भी चाहत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कोई भारत का प्रधानमंत्री बने तो फिर वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। दरअसल इन तमाम नेताओं के जरिए बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश की गई है कि आरजेडी की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर को देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं का समर्थन है, जिसमें खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल है। दोस्तों अब बात करेंगे कि यूपी के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर के अब तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अतीक अहमद की मौत से बहुत दुखी हैं तो कुछ लोग बहुत खुश हैं। ऐसे में माफिया अतीक की मौत पर खुश होने वालों पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे। उन्होंने खुश होने वाले लोगों को गिद्ध बता दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने योगी सरकार पर भी अपना गुस्सा निकाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार से पूछा है कि अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है तो फिर ये कट्टर कैसे हुए? उनके पास इतने हथियार कहां से आए? ये कोई कट्टे नहीं थे, बल्कि ये तुर्किश रिवॉल्वर थे। एक साथ गोली मारे जा रहे हैं और कहीं भी हथियार नहीं गिरता। उनका हाथ देखिए आप, ये कट्टरपंथी है और बीजेपी इनको बचाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा है। आप गोली मार करके धार्मिक नारा क्यों लगाते हैं? या इनको दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो फिर क्या देशभक्त कहेंगे? क्या इनको फूलों की माला पहनाएंगे? असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठ करके जश्न मना रहे हो, तुम लोग गिद्ध हो, खाओ उन लाशों को जो वहां पर पड़ी हुई है। आप जश्न मना रहे थे, देखिए अब क्या हो रहा है। आप भूल रहे हैं कि आज भाजपा सत्ता में है, कल कोई और होगा। जब कल भी इंसानियत पर यही नंगा नाच होगा।
मनाइए आप जश्न मनाओ जब लोकतंत्र कामयाब होगा, जब कोर्ट सजा देगा, जब ही संविधान मजबूत होगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों ज़्यादा खुश हैं या फिर कुछ और बात है। जब कुछ दिनों पहले ही उन्होंने विधानसभा में बोल दिया था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश का गृह मंत्री था। जब लोग उनकी बात सुनकर के हैरान रह गए थे। अब जेडीयू के कार्यक्रम में वे फिर से बहक गए हैं। जब उनकी बात से पार्टी के लोग हैरान है। दरअसल शुक्रवार को जदयू के प्रदेश कार्यालय में अंबेडकर जयंती समारोह मनाया जा रहा था। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। नीतीश कुमार के भाषण के दौरान ही पार्टी के एक कार्यकर्ता ने ग्रामीण चिकित्सकों का मामला उठा दिया। जेडीयू के कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार से कह दिया है कि ग्रामीण चिकित्सा के बारे में कुछ सोचिए। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो जवाब दिया उसे सुनकर के पार्टी के ही नेता कार्यकर्ता हैरान रह गए। जेडीयू के अंबेडकर जयंती समारोह में ग्रामीण चिकित्सा का मामला उठाने वाले वर्कर को नीतीश कुमार ने कहा कि अरे बैठ जाइए ना, काहे तुम बीच में बोल रहे हो। जब फिर उस वर्कर को जवाब देना शुरू कर दिया और कहा कि बतवा समझो ना, चिकित्सक मालूम है कितना बड़ा हम चिकित्सक का बहाली कराए हैं, अभी आज तक कुछ समझता ही नहीं है। शुरू में ही हम दे दिए हैं और उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अरे भाई पढ़ाओ, अब हमने तय कर दिया है। हम सब लोगों ने मिलकर के साथ, पार्टी एक साथ है, मिलकर के हम लोगों ने तय कर दिया है कि आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब सबको मालूम है 2 लाख से भी ज़्यादा बहाली होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि छपरा के बाद अब यूपी चंपारण में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की जान गई है। 2 दर्जन से ज़्यादा पीड़ितों का इलाज चल रहा है और कई आंखों की रोशनी जा चुकी है। लेकिन सरकार आंकड़े छिपाने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक जल्द बुलानी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार मौत का कारण डायरिया या फिर अज्ञात बीमारी बता रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जहरीली शराब से जान जाने वालों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा देने की स्पष्ट नीति बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक जल्द बुलाई जानी चाहिए। छपरा में ऐसी घटना के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की घोषणा की गई थी। जहां भाजपा नेता ने कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छपरा की घटना के बाद राज्य सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। अब पूर्वी चंपारण में भी यही हो रहा है। आयोग ने जहरीली शराब पीने से जान जाने वालों के परिवार वालों को अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा की थी, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों की चिकित्सक के लिए मानक प्रक्रिया तय करने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार ये भी नहीं किया है, ये भी नहीं बना सकी। यदि सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश को और फिर आयोग की अनुशंसा को गंभीरता से लिया होता तो फिर पीड़ितों और फिर उनके परिवार वालों को कठिन समय में बहुत बड़ी राहत मिलती। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहे हैं। हाल ही में एमएलसी चुनाव में 1 सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर का जोश चरम पर है। जब वैशाली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने संकेत दिया है कि आगामी आम चुनाव में भी वे जनसुराज से समर्थित प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। जब प्रशांत किशोर ने वैशाली की जनसभा में शनिवार को कहा है कि वे पूरे बिहार में जनसुराज पद यात्रा कर रहे हैं। जहाँ उनकी ये यात्रा 1.5-2 साल और लगने वाले हैं। पदयात्रा पूरी करने के बाद ही जनता मिलकर के ये तय करेगी कि उन्हें राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए या नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी हमारा कोई दल नहीं है, लेकिन शिक्षकों ने आवाज़ उठाई कि हमारी मदद की जाए, तो फिर उन्होंने एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी को समर्थन दिया। जनसुराज ने उसकी मदद की और वे जीत गए। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में कहा है कि अभी वैशाली में पदयात्रा हो रही है, तो फिर यहाँ के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और ईमानदार प्रत्याशी खड़ा होता है तो फिर जनसुराज उनकी भी मदद करेगा। जी हाँ, मगर उसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। राजनीतिक दल बना करके लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जब तक पदयात्रा पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे पार्टी नहीं बनाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आयुष चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और फिर होम्योपैथी पद्धति से सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या अलग अलग जिलों में अलग अलग है। बिहार आयुष समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार पटना में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी तीनों पद्धति से मरीज इलाज करा रहे हैं। जब बिहार के अन्य जिलों को देखा जाए तो फिर बेगूसराय और दरभंगा में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने वाले मरीज अधिक संख्या में हैं। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर सरकारी अस्पताल में होम्योपैथिक पद्धति से इलाज कराने वाले मरीज सबसे अधिक हैं।
राज्य आयुष समिति के 2022 के आंकड़े के अनुसार पटना में आयुर्वेदिक पद्धति से 67,000 से अधिक पुरुषों ने जबकि 62,000 से अधिक महिलाओं ने अपना इलाज कराया है। पटना में यूनानी पद्धति से 42,000 पुरुषों ने तो 43,000 से अधिक महिलाओं ने इलाज कराया है। पटना के सरकारी अस्पतालों में होम्योपैथी विधि से 31,000 से भी अधिक पुरुषों ने तो 38,000 से अधिक महिलाओं ने अपना इलाज कराया है। बेगूसराय के सरकारी अस्पताल में 53,000 पुरुषों ने तो 70,000 महिलाओं ने आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिहार में कल कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना के 60 मरीज हैं, जहां इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 412 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमित एक और मरीज की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल और आज के बीच बिहार में 45,022 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से 129 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। जिनमें सबसे ज़्यादा मरीज पटना जिले में मिले। राजधानी पटना में 60, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में 9, गया में 5, कैमूर में 4, खगड़िया 8, पूर्णिया 7, गोपालगंज, सीतामढ़ी, भागलपुर और पूर्वी चंपारण में 3, सहरसा, दरभंगा और रोहतास में 2, किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय और मधुबनी में 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना में कोरोना का खतरा सबसे अधिक है, जहां आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज राजधानी पटना में हैं। अकेले पटना में एक्टिव केस की संख्या 224 है। ऐसे में पटना में कोरोना का खतरा सबसे ज़्यादा है। वहीं बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं और फिर मास्क लगा करके रखें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका जिले से प्रेम प्रसंग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मध्यरात्रि में प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने आई थी, जहां इस दौरान दोनों प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जहां पकड़ने के बाद ग्रामीणों द्वारा ऐसा फैसला किया गया कि जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के चांदन प्रखंड के अंतर्गत आनंदपुर थाना क्षेत्र के कुसुम जोड़ी पंचायत के सुरंगी गाँव का है। बताया जा रहा है कि सुरंगी ग्राम के रहने वाले एक युवक प्रमोद ठाकुर एवं फुलहारा पंचायत के चतरा गांव की रहने वाली एक लड़की के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और दोनों के परिवार वालों के बीच शादी की बात भी चल रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों की विवाह में दहेज बाधा बन रहा था। इस बीच प्रेमिका अपना घर छोड़ करके गुरुवार की रात प्रेमी से मिलने उसके घर आई थी। इसकी भनक जैसे ही गाँव वालों को लगी तो फिर गाँव वालों ने दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ करके शादी करा दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले को लेकर के मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जब उन्होंने जवानों के शहीद होने का कारण मोदी सरकार के गलत निर्णय को बताया है। सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे के बीच अब जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर के हमला बोला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुलवामा हमले को लेकर के सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि 40 जवानों की मौत के लिए कौन दोषी है, जहां इस पर पीएम मोदी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। ललन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा नियुक्त तत्कालीन गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत के संबंध में जो खुलासा किया है, उस खुलासे पर क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता के समक्ष वास्तविकता स्पष्ट करेंगे? आखिर देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए वाले नौजवान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोषी कौन है? आपको बता दें कि बिहार, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने एक वेबसाइट से की गई बातचीत में कई सनसनीखेज खुलासा किया है। मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई खास नफरत नहीं है। यह इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा की घटना खुफिया एजेंसियों की असफलता थी। 300 किलो RDX ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन 10 से 15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और फिर गांवों में बेरोक टोक घूम रही थी। सत्यपाल मलिक ने दावा किया है कि पुलवामा हमले के तत्काल बाद शाम को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि ये हमारी गलती से हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुम अभी चुप रहो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बड़े पैमाने पर मखाने की खेती की जाती है, जहां कम लागत में बढ़िया मुनाफा के चलते किसान भी इस ओर दिलचस्पी दिखाते नजर आ रही है।
इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा भी मखाने की खेती की शुरुआत करने के इच्छुक किसानों को बम्पर सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। मखाने की खेती पर 75% सब्सिडी दी जाती है। जब बिहार सरकार मखाने की खेती करने वाले किसानों के लिए सब्सिडी भी देती है। बागवानी विभाग मखाना के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्ष के लिए सरकार 75% अनुदान देती है। इसकी इकाई लागत 97,000 रुपये है। 75% सब्सिडी के आधार पर किसानों को मखाना की खेती के लिए 75,000 रुपये दिए जाते हैं। इस सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए किसान बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बिहार सरकार किसानों को मखाना प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए भी सब्सिडी देती है। यह सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 15% तो किसान उत्पादन संगठन के लिए 25% तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार का जलवायु मखाना की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यही वजह है कि ये बड़े पैमाने पर किसान मखाने की खेती करते नजर आते हैं। देश के 80% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है। असम, मेघालय के अलावा ओडिशा में भी इसकी खेती की थोड़ी बहुत की जाती है। जहाँ इसकी खेती तालाब और फिर पोखर वाले इलाकों में करने की सलाह दी जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और मखाना की खेती करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप बेरोजगार हैं और अच्छा खासा रोजगार का जरिया बनाना चाहते हैं, तो आप मखाने की खेती कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतीश कुमार के द्वारा बड़े स्तर पर कोशिश की जा रही है। जब सरकार के द्वारा एक तरफ जहां बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली करने, विद्यालयों में टीचर की कमी को दूर करने की कवायद शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार अब 47,000 से अधिक पदों पर गैर शैक्षणिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य के यानी कि बिहार के 9,360 माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदों का सृजन किया जा रहा है। बिहार सरकार के किए जाने वाले इस बम्पर बहाली में सबसे ज्यादा पद प्रयोगशाला सहायकों की होगी। बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला सहायकों की कम से कम 27,156 पदों पर बहाली होगी। इसके अलावा स्कूलों में 7,132 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त होने वाली है। शिक्षा विभाग ने सरकार को हर माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 परिचारी की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था। जहां ऐसे में बताया जा रहा है कि 12,742 परिचारकों की भी भर्ती की जाएगी। ये पूरा प्रस्ताव बनकर के शिक्षा विभाग के द्वारा मंत्रिमंडल को भेजा जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के प्रयास में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक जगह सारे विपक्ष को जोड़ने की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देख करके जो लोग केंद्र में हैं उनको चिंता हो रही है, इसीलिए पता नहीं कि वे क्या क्या करेंगे। जब एक साथ सारी पार्टियां आ जाएगी और फिर चीज़ें तय हो जाएगी, उसके बाद जनता फैसला करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस संबंध में हमारी बहुत से लोगों से बात हो रही है। नीतीश कुमार ने ये बातें बख्तियारपुर में कही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना जिले के बख्तियारपुर में स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बिहार में शुरू हो रही जाति जनगणना सर्वेक्षण के दौरान पहले चरण की समीक्षा की बात कही है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अपने समर्थकों से देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम लेने से बचने की अपील की। जब पटना में पार्टी मुख्यालय में जेडीयू कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के नारे उनकी ओर से किए जा रहे काम को पटरी पर से उतार देंगे। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में मेरा नाम जपने से बचें। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। जब मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए देश में विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम कर रहा हूं। इस तरह का काम हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कृपया मेरा नाम जपने से बचें। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जब वे केवल विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे मामले में फंसाने की विश्वास रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उन्हें वोट देंगे तो आप खुद को बर्बाद कर लेंगे, और अगर आप उनके खिलाफ वोट करेंगे तो आपका राज्य और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मेडिकल साइंस की बदहाली दुनिया उभरता हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हर रोज खोज होते रहते हैं जो डॉक्टर के साथ मरीजों के इलाज के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की जाए तो फिर इसका स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर असर पड़ सकता है। ये बातें राजधानी पटना में जयप्रकाश मेहता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना द्वारा आयोजित मेन डाटा कॉन्क्लेव 2023 में हिस्सा लेते हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्याति प्राप्त डॉक्टरों ने कही है। इस कॉन्क्लेव का थीम रिसेंट एडवांसेज इन मेडिकल साइंस था।
मेदाता कनक्लेव 2023 में शामिल सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये आयोजन प्रशंसा के योग्य है। जयप्रभा मेदाता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा और फिर विश्वस्तरीय मशीनें उपलब्ध है। ये बिहार के लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस हॉस्पिटल में 25% बेड बीपीएल परिवार के लिए आरक्षित है। इसके अलावा यहाँ 25% बेड सरकारी कर्मियों के लिए भी आरक्षित है। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के उदयपुर में कहा है कि उच्च शिक्षा में केवल 2% ही मुसलमान है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एससी एसटी के बाद मुसलमान है। एससी एसटी के बाद मुसलमान के पास ज़मीन है। जहाँ मुस्लिम की कई बिरादरी को आरक्षण मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। अगर समय मिला तो फिर सीएम से भी मिलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि सोशल जस्टिस की बात जुबानी है, आईना दिखाते हैं तो विरोधियों को तकलीफ हो जाती है। कांग्रेस बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है, ये रिपोर्ट कहती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी भिजवाऊंगा। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो फिर मदरसों में लड़के इसीलिए पढ़ते हैं कि सरकारों ने स्कूल नहीं खोले। जब पैसे की कमी के कारण मुस्लिम एससी एसटी आदिवासी बच्चे सबसे अधिक ड्रॉप आउट होते हैं। इस रिपोर्ट को इसलिए तैयार नहीं किया गया कि हम सत्ता में आएँ। ये हम सरकारों को बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि क्या डिप्टी सीएम पार्टी को छोड़ रहे हैं? मुसलमानों को किसने गुलाम बना दिया है? मुसलमान बिरादरी को ज़मीन क्यों नहीं मिलती है? असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा है कि मैं इनकाउंटर के खिलाफ हूँ। इनकाउंटर रूल्स ऑफ लॉ को कमज़ोर करते हैं। क्या राजीव गांधी की हत्या करने वालों का इनकाउंटर कर दिया गया? दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेटी का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चयन हुआ है। आपको बता दूं कि जमुई जिले की अंजनी कुमारी जेवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा 2023 में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। इसके लिए वे सबसे पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर पटियाला का हिस्सा बनेगी। यहाँ वे 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2023 तक एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए तैयारी करेगी। आपको बता दें कि अंजनी के अलावा 14 और खिलाड़ियों का अलग अलग प्रतिस्पर्धा के लिए चयन हुआ है। जब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि अंजनी कुमारी बिहार की एक प्रतिभावान खिलाड़ी है और भविष्य में इस खिलाड़ी से बिहार को बहुत उम्मीद है। जब अभी हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुए इंडियन ग्राउंड फिक्स में सीनियर वर्ग श्रेणी में अंजनी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का मान बढ़ाया है। आपको बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और फिर राज्य सरकार की ओर से हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, इन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है। जब वहीं अंजनी भी लगातार मेहनत करती है, इसका परिणाम अब सभी के बीच में भी है। रविंद्रन शंकरन ने कहा कि ये बिहार के अन्य खिलाड़ियों का भी मनोबल ऊंचा करेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।